मार्क थॉर्नहिल के जिले को मुत्तरा कहा जाता है। मुत्तरा भरतपुर राज्य के बगल में है। राजा के निधन के बाद उनके बेटे के बड़े होने तक अंग्रेजों ने भरतपुर पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों के साथ काम कर रहे कैप्टन निक्सन ने विद्रोहियों के एक समूह को नियंत्रित करने में मदद के लिए युवा राजा की सेना का उपयोग करने का सुझाव दिया और मुत्तरा के रास्ते उसे इस सेना को दिल्ली ले जाने की अनुमति मिल गई। जब सेना मुत्तरा पहुंची तो मुत्तरा के प्रभारी मार्क थॉर्नहिल प्रभावित नहीं हुए। सैनिकों के पास पुराने जमाने की वर्दी थी जिसमें स्वेलोटेड कोट और काली टोपी थी, जो 1800 के दशक के बाद से नहीं देखी गई थी। पतलून के बजाय उन्होंने धोती, पारंपरिक भारतीय परिधान पहनी थी। उनके जूते चप्पलों से मिलते जुलते थे। हथियार पुराने हो चुके थे, बंदूकों पर चकमक ताले लगे हुए थे। तोपें अलग अलग आकार की थीं और रस्सियों से सुरक्षित गाड़ियों पर लगी हुई थीं। सैनिक गंदे दिखाई दे रहे थे और एक समकालिक तरीके से मार्च नहीं कर रहे थे, जैसे कि वो लापरवाही से चल रहे हों, बिना एक समान गति बनाए। सेना कमान में विभिन्न प्रमुख शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक के पास राजा के प्रशासन में नागरिक और सैन्य दोनों भूमिकाएं थीं। ये मुखिया किसी न किसी रूप में राजा से संबंधित थे। ये एक दूसरे से आदेश लेने को तैयार नहीं होते थे। आधिकारिक सभाओं में अपनी औपचारिक विनम्रता के दिखावे के बाद वे अक्सर निजी तौर पर बहस करते रहते थे। उनके बीच विवाद, विशेषकर राजा द्वारा निर्धारित उनके वेतन को लेकर, आम बात थी। दक्षिण एशियाई देशों में दरबार एक औपचारिक बैठक या अदालत को कहते थे। कैप्टन निक्सन ने राज्य तंबू के सामने एक बड़ी छतरी के नीचे एक दरबार आयोजित किया। कुर्सियां अर्धवृत्त में व्यवस्थित थीं। कैप्टन निक्सन केंद्र में बैठे थे। उनके साथ चांदी के हैंडल वाले पंखे वाले पुरुष भी थे। ब्रिटिश अधिकारी उनके दाहिनी ओर बैठते थे और प्रमुख उनके बाईं ओर बैठते थे। दरबार के दौरान चर्चाएं तुच्छ लग रही थीं, जिनमें मुख्य रूप से प्रशंसाएं शामिल थीं। थॉर्नहिल, एक पर्यवेक्षक, ने एक कुर्सी साझा करने वाले दो विशेष रूप से अधिक वजन वाले प्रमुखों के मनोरंजक व्यवहार पर ध्यान दिया। भरतपुर सेना प्रमुख शुरू से ही विद्रोहियों के खिलाफ मार्च करने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे जैसे उनके सैनिक मुत्तरा से बाहर चले गए, उनकी अनिच्छा बढ़ती गई। भरतपुर में तत्काल वापसी को उचित ठहराने के लिए लगातार कारण बनाए गए। कुछ दावों में कहा गया कि वहां के कुएं सूखने के कारण सेना के प्यास से मरने का कथित खतरा शामिल हो गया है, जबकि थॉर्नहिल ने पाया कि सैनिकों ने स्वयं पानी भरने से इनकार कर दिया और जोर देकर कहा कि ग्रामीण उनके लिए ऐसा करें। कई रुकावटों और झूठी शुरुआतों के बावजूद प्रमुख आगे बढ़ने के लिए सहमत हुए जब बताया गया कि उलवार के राजा की सेना से अतिरिक्त बल आ रहा है। अतिरिक्त सेनाएं पहुंची, लेकिन फिर खबर आई कि मुत्तरा में राजकोष के सिपाही गार्ड ने विद्रोह कर दिया है। मुत्तरा के खजाने में बड़ी मात्रा में धन था, जिसमें 5 लाख से अधिक चांदी के रुपए और लगभग 10,000 पाउंड मूल्य के तांबे के सिक्के थे। थॉर्नहिल, प्रभारी व्यक्ति, राजकोष की रक्षा करने वाले गार्ड की ईमानदारी के बारे में पहले से ही चिंतित था। उन्होंने बार बार इस बहुमूल्य खजाने को सुरक्षा की दृष्टि से आगरा भेजने की अनुमति मांगी। प्रारंभ में थॉर्नहिल के अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया गया और जब अनुमति मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खजाने के परिवहन के प्रभारी अधिकारी लेफ्टिनेंट बर्लटन ने बैलगाड़ियों को आगरा की ओर जाने का आदेश दिया था। गार्ड के एक स्थानीय अधिकारी ने आदेशों को मानने से मना किया और जोर देकर कहा कि खजाना आगरा के बजाय दिल्ली जाना चाहिए। इससे एक बहस छिड़ गई और स्थानीय अधिकारी ने लेफ्टिनेंट बर्लटन के दिल में गोली मार दी, जिसने मरने से ठीक पहले उस पर राजद्रोह का आरोप लगाया था। इस गोलीबारी ने गार्ड के लिए रैंक तोड़ने, कार्यालय पर धावा बोलने और अंदर मौजूद यूरोपीय और यूरेशियाई लोगों को अपनी जान बचाकर भागने के लिए मजबूर कर दिया।
उन्हें खिड़कियों से कूदना पड़ा, बरामदे से भागना पड़ा और पास के पेड़ों की पट्टी की ओर भागने पे मजबूर होना पड़ा। भारतीय सिपाहियों ने राजकोष भवन में आग लगा दी। वो चुराए गए खजाने के साथ दिल्ली की ओर बढ़ते समय उन्होंने दर्शकों की ओर तांबे के सिक्के उछाले। रास्ते में उन्होंने जेल से कैदियों को रिहा कर दिया और एक सेवानिवृत्त अंग्रेज सार्जेंट के घर में भी आग लगा दी। सैनिकों द्वारा चुराए गए खजाने के साथ चले जाने के बाद एक अराजक भीड़, जिसमें शहर के उपद्रवी, ग्रामीण और अपराधी शामिल थे, अभी भी जल रहे खजाने में घुस गए। वे बचे हुए सिक्कों के लिए आपस में लड़े, जिससे तलवारों, लाठियों और मलबे के गिरने से चोटें आईं और मौतें हुईं। इसके बाद भीड़ ने राजकोष के रिकॉर्ड रखने वाले कमरे को निशाना बनाया, दस्तावेजों को फाड़ दिया। इस विनाशकारी कृत्य ने विदेशी कर संग्राहकों के प्रति उनकी गहरी नापसंदगी को दर्शाया। राजकोष के निपटारे के साथ भीड़ ने अपना ध्यान विदेशियों के घरों पर केंद्रित कर दिया, जिन्हें फिरंगी कहा जाता है। उन्होंने परिचित लूट और विनाश के पैटर्न को जारी रखते हुए इन घरों को लूटा और तोड़ दिया। लेकिन खबर फैल गई कि मजिस्ट्रेट अंग्रेजी सैनिकों की एक बड़ी सेना के साथ लौट रहे थे। इस झूठी सूचना ने भीड़ को डरा दिया, जिससे वे अपने घरों में चले गए। मुत्तरा में सिपाही गार्ड के विद्रोह के बारे में जानकर भरतपुर सेना ने भी ऐसा ही करने का फैसला किया। पुराने हथियारों से लैस होकर वे ब्रिटिश अधिकारियों को दिल्ली तक मार्च जारी रखने के लिए छोड़कर अपने घरों को लौट गए। चल रही अराजकता के बावजूद थॉर्नहिल ने निर्णय लिया कि अब अपने जिले में लौटने का समय आ गया है। जॉयस हेड क्लर्क और एक छोटे देशी अनुरक्षण के साथ वह मुत्तरा की ओर वापस चला गया। उन्होंने कम यात्रा वाले रास्ते अपनाए, गांवों से बचते हुए खेतों के पार सवारी की। घोड़ों को रात में रेतीले रास्तों पर खड़े तटों पर चलने और लड़खड़ाने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। धूल के कारण तारे धुंधले हो रहे थे। हवा में गोलियों की आवाज गूंज रही थी, क्योंकि गांव एक दूसरे को सचेत कर रहे थे, लेकिन ग्रामीण इलाके सुनसान थे। गांवों के पास से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि वहां के निवासी मिट्टी की दीवारों पर बैठकर उन्हें घूर रहे थे। वहां से उन पर गोलीबारी की गई और लाठियां लहराती भीड़ ने उनका पीछा भी किया। चांद की छाया में चलते हुए वे बिना किसी परेशानी के शहर के दूर वाले हिस्से में मुत्तरा की सड़क तक पहुंच गए। मुत्तरा के बाहरी इलाके में एक चौकीदार ने थॉर्नहिल को सूचित किया कि सिपाही गार्ड खजाना लूटने के बाद शहर छोड़ चुका है। बैप्टिस्ट मिशनरी के घर में आग लगाने के अलावा गार्ड ने और कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जैसे ही थॉर्नहिल मुत्तरा के पास पहुंचा, शहर का स्वरूप और अधिक भयावह हो गया। तस्करी को रोकने के लिए बनाए गए एक सीमा शुल्क बाड़ में आग लगी हुई दिखाई दी और चिंगारी से छत जलने का संकेत मिला। थॉर्नहिल के घर की जांच करने के लिए आगे भेजे गए लोगों ने बताया कि दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी गई थीं, सामान फेंक दिया गया था और नौकर भाग गए थे। सभी यूरोपीय घरों को इसी तरह लूट लिया गया। कुछ घर की दीवारें धुएं से काली हो गईं। अपने विशाल आकार और महलनुमा बाहरी भाग के बावजूद सेठों की हवेली यूरोपीय आंखों के लिए आरामदायक नहीं बन पाई। इसमें आंगन की ओर देखने वाले छोटे कमरे थे, लगभग पूरी तरह से फर्नीचर से खाली थे और सजावट, चित्र या पुस्तकों का अभाव था। बाहर से चाहे उनकी हवेली कम लुभावनी दिखने के बावजूद सेठों के पास गहनों और कीमती धातुओं का भंडार भारी मात्रा में था। उनकी तिजोरियों में सोना और चांदी होता था और उनकी महिलाएं सख्त एकांत में रहती थीं। वह बड़े पत्थरों की अंगूठियां और पन्ना हार पहनती थीं। अलमारी और संदूक में बड़े बड़े मोती, माणिक और हीरे रखे हुए थे, जिनमें से एक का आकार 1.5 इंच का था। फिर थॉर्नहिल के रहने का प्रबंध सेठों की हवेली में करवाया गया।